Good evening, sorry, good morning class. Write down the heading photoelectric effect. Write down the heading photoelectric effect. Photoelectric effect. ठीक है जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने थोड़ा सा कल इसे देख लिया था। आपने ली ट्यूब, देखने में डिस्चार्ज ट्यूब जैसी लग रही होगी, ठीक है। यहां ले लिया आपने कैथोड, पहले स्टोरी सुन ला फिर अच्छे से करें लिखेंगे। यहां ले लिया आपने एनोड, ठीक है जी। एक चीज आप ध्यान रखना, जो रेडिएशंस होती है ना उनको कर्व्ड एरो से दिखाया जाता है, ठीक है जी। तो हुआ क्या, आपने कैथोड पे रेडिएशन को इंसिडेंट कराया। भाई रेडिएशन की अपनी कुछ एनर्जी होती है, आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर आपको रेडिएशन की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो फॉर्मूला इज E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम। और क्वांटम इज बेसिकली अ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, और उस पैकेट का एनर्जी का फॉर्मूला ये है, ठीक है जी। आपने क्या करा, लाइट इंसिडेंट कराई, किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, ठीक है जी। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स, फोटोन्स आर बेसिकली अ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो फोटोन क्या करेंगे, ये जो कैथोड है इससे जाके स्ट्राइक करेंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है जी। ये कल ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था। आपने एक मेटल शीट ली, आपने एक मेटल शीट ली और उस पर आपने क्या, लाइट इंसिडेंट करा दी। लाइट इंसिडेंट कराने के बाद मेटल शीट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और मैंने आपको बताया था कि आपको इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपने मेंटेन करना है। तो मैंने एक तरफ एनोड रख रखा है, आप नहीं रखेंगे एनोड तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर निकल जाएंगे, है ना। एक प्रॉपर फ्लो चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन का। तो यहां से निकलेंगे कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मोशन शो करना, शो करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। मूव करना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एनोड। लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए और इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर चुके हैं। तो लाइट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट। भाई जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली अ चार्ज पार्टिकल, जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है जी। इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। लाइट को बोला जाता है फोटो, फोटो की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद कुछ टर्म्स है। पहली टर्म है वर्क फंक्शन। पहली, अभी लिखना कुछ नहीं, तरीके से लिखवाऊंगा। पहली टर्म है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को W0 बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। आप किसी मेटल सरफेस को, मेटल सरफेस के अंदर क्या होंगे, एटम्स होंगे, है ना। तो आप किसी मेटल सरफेस को, किसी मेटल एटम को कम से कम जो भी एनर्जी दोगे ताकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को W0 से डिनोट करते हैं। तो एक बात बताना, कल आप लोगों ने पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी, आज आप लोगों ने पढ़ा वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन और आयनाइजेशन एंथैल्पी में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है, सेम ही है ना। डन, वर्क फंक्शन डन हो गया। अभी लिखवाऊंगा, सारी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। इसके बाद है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
ठीक है जी। वर्क फंक्शन का क्या मतलब होता है, आप किसी एटम को कम से कम जो भी एनर्जी सप्लाई करते हो ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसे वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो कल आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा था, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और वर्क फंक्शन में कोई डिफरेंस है ही नहीं, सेम ही है, सिंबल्स बस अलग कर दिए। कहीं आप W0 पढ़ने को मिलेगा, कहीं आपको फाई भी पढ़ने को मिल सकता है। अब चलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तरफ। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। आप किसी मेटल सरफेस को कम से कम जो भी एनर्जी सप्लाई कर रहे हो ताकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। इन अ सिमिलर वे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आप किसी मेटल एटम को कम से कम जो भी फ्रीक्वेंसी सप्लाई करो ताकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप इधर देखो ना, इस फॉर्मूले को देखो एक बारी, मैंने क्या बोला, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस नोन एज वर्क फंक्शन। और हमें पता है ये एनर्जी जो है जिसको मैंने वर्क फंक्शन अभी बोला, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और ये तो कांस्टेंट है। तो जब ये मिनिमम है तो ये भी तो मिनिमम होगा, है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एटम इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जिस तरीके से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसी तरीके से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होगा, नहीं होगा? क्या हो गया, नहीं होगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन होना चाहिए इसका, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का? रॉन्ग। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। अब बताओ, जब ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एटम इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इतना समझ में आ गया? तो लिख लो पहले, सबसे पहले हेडिंग डालो, डायग्राम ड्रॉ करो। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर तरीके से लिखवाऊंगा। हाँ जी भाई, पहले डायग्राम बनाना है। लिखो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, और इलेक्ट्रॉन को कैप्चर भी करना है। लिखो, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स बाय फॉलिंग फोटोन्स, emission of electrons from the surface of metal by falling photons from the surface of metal, emission of electrons from the surface of metal by falling photons of suitable wavelength or frequency is known as photoelectric effect. Of suitable wavelength or frequency, energy, my mistake, by falling photons of suitable wavelength or energy is known as photo। वेवलेंथ एनर्जी के साथ फ्रीक्वेंसी भी लिख लो, फोटोन्स ऑफ सुटेबल वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, तीनों लिख लो, क्योंकि तीनों का ही बेसिस पे मैंने इलेक्ट्रॉन को निकालना बताया है। इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
उसके बाद लिखो एमिटेड इलेक्ट्रॉन, एमिटेड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो आपको अच्छा लगे। एमिटेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं ना लाइट इंसिडेंट करने के बाद, इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही बोला जाता है। एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट that flows through the cell, and current that flows through the cell is known as photocurrent, is known as photocurrent, is known as photocurrent। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है, आप लाइट इंसिडेंट कराते हो किसी मेटल सरफेस के ऊपर, देन उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर मूव करना शुरू करते हैं तो इस पूरे इफेक्ट को आप लोग बोलोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब है लाइट, और लाइट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद डालो हेडिंग वर्क फंक्शन। नहीं, मैं तरीके से लिखवा रहा हूँ, इनकी डेफिनेशन ही लिखवा रहा हूँ ना। लिखो वर्क फंक्शन, इसमें लिख लो मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। वर्क फंक्शन को W0 से डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन को W0 से डिनोट करते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, minimum energy required to eject an electron from the surface of metal is known as work function। minimum energy required to eject an electron from the surface of metal is known as work function। ठीक है, आप किसी मेटल के सरफेस को कम से कम आप जो भी एनर्जी सप्लाई कर रहे हो ताकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, वो बेसिकली क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है। तो एक बात सुनना, मान लो किसी मेटल का वर्क फंक्शन है W0, ठीक है, और जो आप एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हो, जो आप एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हो, उस लाइट की फोटॉन्स की एनर्जी है EP। इतना समझ आया? लाइट ही तो इंसिडेंट करा रहे हो, लाइट में निकलेंगे फोटॉन्स, विजिबल लाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, लाइट में निकलेंगे फोटॉन्स, और फोटॉन्स की जो एनर्जी होगी EP होगी। तो फिर से 3 केसेस बनाता हूँ यहाँ पे। पहला केस क्या है, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो कम है, किससे, वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो यहां पे आप लिखो इलेक्ट्रॉन विल नॉट एमिटेड, यहां नीचे लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन विल नॉट एमिटेड। ठीक है, दूसरा केस क्या बनता है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो किसके बराबर है, वर्क फंक्शन के। इस केस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना, इस केस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन, सॉरी मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बट इसमें होगा क्या, आपने इतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करी है जितने की जरूरत थी, उससे ज्यादा नहीं प्रोवाइड करी। तो इस सेकंड वाले केस के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सरफेस पर आके बैठ जाएगा। भाई मेटल सरफेस, उसमें एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, आपने एनर्जी प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, एटम से बाहर निकला, तो सरफेस पर आके बैठ जाएगा, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। करंट निकलेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, करंट नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तीसरा केस क्या है, अगर EP ज़्यादा है किससे, वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी, मतलब जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी उतनी एनर्जी तो यूटिलाइज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और जो बची हुई एनर्जी है ना वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, और जो एक्सेस एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्सेस एनर्जी will get converted
इनटू काइनेटिक एनर्जी। सही है, सही है। ठीक है, आगे सुनो भाई। आपको क्या बताया, वर्क फंक्शन का क्या मतलब होता है। आप किसी मेटल सरफेस को कम से कम जो भी एनर्जी सप्लाई करते हो ताकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ठीक है भाई, कई सारे मेटल एटम होंगे तो कई सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। मैं तो वर्क फंक्शन जो बता रहा हूं तो एक एटम के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, आपके दिमाग में अब आना चाहिए सर कौन सा अच्छा मेटल है जिसको कम से कम एनर्जी सप्लाई करूं, उसमें से इलेक्ट्रॉन बड़े जल्दी से बाहर निकल जाए। भाई हमें तो ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा ना जिसमें से इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से बाहर निकल जाए, आसानी से बाहर निकल जाए। आसानी से बाहर निकलने का मतलब है मैग्नीट्यूड वाइज आपको कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का मतलब है आपको ऐसे एलिमेंट पिक करना पड़ेगा जिसको आपने मैग्नीट्यूड वाइज कम एनर्जी सप्लाई करोगे। तो वो कौन है? सीजियम। ठीक है, तो लिख लो इसके अंदर थोड़ा सा। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसा हमें कुछ समझ में आ रहा है, इसे वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो आप वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन से लिखो। सो मेटल हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी, so metal having low ionization energy, are found to be suitable for photocell. So metal having low ionization energy are found to be suitable for photocell, है ना। फोटो सेल्स बेसिकली क्या होते हैं? फोटो की वजह से आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है। भाई आप 12th के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है तो आपको करंट मिलता है। तो आपके जो फ़ोन के बैटरीज होती है, पेंसिल सेल्स होते हैं, सब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसके अंदर क्या होता है? आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो और क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। तो मैं तो बात कर रहा हूं फोटोकेमिकल सेल की। फोटोकेमिकल सेल कैन बी अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वहां पे लाइट की वजह से आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे केमिकल रिएक्शन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, आगे लिखो। सीजियम इज द मोस्ट सुटेबल एलिमेंट फॉर फोटोसेल। सीजियम का सिंबल है CS, स्पेलिंग है CEASIUM। सीजियम इज द मोस्ट सुटेबल एलिमेंट फॉर फोटोसेल्स। डन, आगे बढ़े। डालो हेडिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। इसमें लिखो आप, हाँ जी, एलिमेंट मेटल बोल दो, मेटल फॉर द फोटोसेल्स, ऐसे सेल्स जिसमें से करंट प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट। लिखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड to eject an electron, minimum frequency required to eject an electron minimum energy required to eject an electron from the surface of metal, minimum energy
क्या लिखवा दिया मैंने? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसको लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू नॉट है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए लैम्डा नॉट हो जाएगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर लिखो आप लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, maximum wavelength required to eject an electron, maximum wavelength required to eject an electron from the metal surface, maximum wavelength required to eject an electron from the metal surface is known as work function, is known as threshold wavelength. Maximum wavelength required to eject an electron from the metal surface is known as threshold wavelength. ठीक ठीक। तो जो आपका वर्क फंक्शन है, जो आपका वर्क फंक्शन है वो इसके बराबर हो सकता है ना? और किसके बराबर हो सकता है? एच सी बाय लैम्डा नॉट। ठीक है, यूनिट आपको सारी पता है एनर्जीज की। कैलोरी वाली डिस्कस नहीं करी अभी तक मैंने। इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिस्कस कर लिए, जूल डिस्कस कर लिए, किलो जूल पर मोल डिस्कस कर लिए। इसमें घबराने वाली बात नहीं है किलो जूल पर मोल बोल दूं या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बोल दूं। आप खुद भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का मतलब है एक एटम की एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आप उसको मोल में नहीं निकाल सकते? जब एक एटम की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एक मोल एटम की कितनी एनर्जी होगी? 5 को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रोस नंबर से। तो यूनिट कन्वर्जन रटो नहीं, सीखो। पेपर में कोई ऐसी यूनिट बदल कर आ गई तो वैसे तो आएगी नहीं, बाई चांस खुदा ना खास्ता आपका लक उस दिन ना चल रहा हो, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो कन्वर्जन के लिए सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये उतार लो फॉर्मूला, उसका क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, एच सी बाय लैम्डा नॉट। यूनिट बहुत ध्यान रखना है आपने। अगर आप लैम्डा मीटर में रख रहे हो तो सी मीटर पर सेकेंड, लैम्डा अगर आप सेंटीमीटर में रख रहे हो तो ये भी आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में चला जाएगा। बहुत ध्यान रखना होता है यूनिट का। ठीक है, लिखो, इफ वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज, इफ वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ वर्क फंक्शन मतलब W नॉट, पूरा वर्ड मत लिखो आप लोग, सिंबल लिखो, वर्ड तो मैं बोल रहा हूं। इफ वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन कैलकुलेट न्यू नॉट एंड लैम्डा नॉट। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला आपके सामने ही लिखा हुआ है। बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला आपके सामने ही लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, उसे यूज कर लो फटाफट से। सबसे पहले आप लोग गिवन डेटा लिखो, सबसे पहले आप लोग गिवन डेटा लिखो। W नॉट इज इक्वल टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है ना? और फॉर्मूला आपने क्या सीखा है? W नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, यही सीखा है फॉर्मूला। क्या करोगे? W नॉट की वैल्यू यहां पे सीधा पुट कर दोगे? रॉन्ग। आप ये सोचो, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये वाला जो फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा था, यहां पे जो एनर्जी की यूनिट आती थी जूल्स में आती थी, ऊपर किस में है? तो कैसे पुट कर दोगे यहां पे आप नहीं, एंगस्ट्रॉम वाला क्यों यूज कर रहे हो? मत करो। चलो वो ठीक है, कर सकते हो, बट हर जगह मत यूज करो, यूनिट के हिसाब से चीजों को यूज करो। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस एनर्जी को कन्वर्ट करो जूल्स के अंदर।
3.1 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब मेरा ये एनर्जी तैयार हो गई है इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए। मैंने आपको पहले ही बोला था आप जब भी वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे मीटर में कैलकुलेट करना, इसलिए मैंने वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करा। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो 3.1 1.6 10⁻⁻19 फॉर्मूला ऑलरेडी लिख रखा है। h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 न्यू नॉट आपने कैलकुलेट करना है। करो। करो। क्या आंसर आया? फोर्टीन 7.5 इंटू 10⁻14 क्रॉस चेक करो एक बार। अभी कर ले। 34 माइनस 19 कह रहे हो ना मेरे को, तो इधर से भी तो कुछ चेंजेस आएंगे ना। साइंटिफिक नोटेशन में नहीं करोगे आंसर को, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं करोगे आंसर को। ठीक है जी, तो लैम्डा नॉट न्यू नॉट। सुनो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने समझ लिया है। हमेशा ध्यान रखना एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाएगा। ठीक है ना, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएगा, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, देखो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो यहां से अराइज होगा, है ना। अगर आप जो लाइट इंसिडेंट करा रहे हो उस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो जितनी एनर्जी वर्क फंक्शन के लिए चाहिए उतनी तो यूटिलाइज हो जाएगी, और बची हुई एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर्मूला कैसे बनाए काइनेटिक एनर्जी का? तो देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फोटोन, और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है? एच न्यू है। जो आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हो उसकी एनर्जी क्या है? एच न्यू है। और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? एच न्यू नॉट। ठीक है, न्यू एच कॉमन ले लो, सॉरी एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट, बन गया फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, अगर वेवलेंथ के टर्म्स में निकालना हो तो कहाँ गया? हाँ, सी वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना। हाँ सॉरी, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो, सी कॉमन ले लो फिर। भाई ये वाली वैल्यू आप यहां पुट करो ना, यहां पुट करो तो करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा
माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा एच और सी, अंदर बचेगा 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। दो फॉर्मूले तैयार हो गए। ठीक है, कॉपीड। ये ठीक है भाई, आगे बढ़े, लिखो इसमें 2 लाइंस लिख लो। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, if energy of photon is greater than work function of the metal, then remaining energy will be converted into kinetic energy. If energy of photon is greater than work function of the metal, then remaining energy will be converted into kinetic energy of emitted photoelectrons. Kinetic energy of emitted photoelectrons. Once again, if energy of photon is greater than work function of the metal, then remaining energy will be converted into kinetic energy of emitted photoelectrons. Question लिखो, calculate energy of emitted photoelectrons. Calculate kinetic energy of emitted photoelectrons when photons of wavelength 300 nanometer falls on a metal. Calculate kinetic energy of emitted photoelectrons when photons of wavelength 300 nanometer falls on a metal having work function 3 electron volt. Having work function 3 electron volt. करो ट्राई। हैविंग वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले गिवन डेटा लिख लो आप लोग, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करो। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपने, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। हमेशा ध्यान रखना आंसर्स आपने एसआई यूनिट में ही निकालने हैं पेपर के अंदर। ये तो कुछ ट्रिक्स मैं आपको सिखा रहा हूं जो बहुत हेल्पफुल होगी। कहां पे? एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में नंबर 1 एंड इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वहां हेल्पफुल होगी बहुत ज्यादा। अपने स्कूल के पेपर में आपने आंसर एसआई यूनिट में ही निकाल के पकड़ाना है। एनर्जी बेशक कैलकुलेशन जैसी मर्जी कर दो, एंड के अंदर जूल में डाल देना कन्वर्ट करके, ठीक है ना। कोई टीचर आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट कर सकता अगर आपका मेथड सही है तो। मेथड कोई सा भी हो, सही होना चाहिए बस। हाँ जी, वेवलेंथ क्या है बताएं आप मेरे को। क्या कर रहे हो आप लोग इतनी देर से? 300 नैनोमीटर। वर्क फंक्शन क्या दे रखा है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका वेवलेंथ दे रखा है। अब इधर देखो जरा, ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो रेडिएशन आप इंसिडेंट करवा रहे हो ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, ये उसकी वेवलेंथ दे रखी है। और वर्क फंक्शन आपको दे रखा है मेटल का, और अलग अलग मेटल का अपना अपना वर्क फंक्शन होता है।
ठीक है जी। तो एक देखो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, यही तरीका था ना। बट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मैं वर्क इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेता हूं, इजी हो जाएगा ना माइनस करना। बाद में जूल में कर दूंगा। देखो आप इसको जूल में करोगे, यहां से जूल में निकालोगे, एक वो वाला मेथड है। और एक मेथड क्या है कि मैं ये इसको यूज करते हुए इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी निकाल लेता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, जो आएगा उसको जूल में कर लो। समझ आया? अरे ये इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है ना, इसको यूज करके इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी नहीं निकाल सकते आप लोग? अभी तो सिखाया फॉर्मूला। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस वेवलेंथ को यूज करके आप इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट का मतलब जो रेडिएशन आप फॉल करवा ले हो, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लो। वर्क फंक्शन आपको दे ही रखा है, दिस माइनस दिस, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, फिर उसको जूल्स में कर देना। एक तरीका ये बताया मैंने, और एक तरीका क्या बताया कि इसको जूल्स में कर लो, इसको मीटर में कर लो, फ्रीक्वेंसी निकालो, फिर एनर्जी निकालो, फिर जूल्स में आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर लो। दो तरीके बता दिए, यूनिट का ध्यान रखना आपने सारा। मैं क्या कर रहा हूं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहा हूं। तो आप लोगों ने फॉर्मूला सीखा था, एनर्जी इज इक्वल टू 1/4, पहले देख लो एक बारी, 1/4 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और ये एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बट ये वाला लैम्डा किस में था? एंगस्ट्रॉम में। ये वाला लैम्डा किस में है? नैनोमीटर में। गड़बड़ हो गई ना, तो मैं इसको पहले एंगस्ट्रॉम में करूंगा। ठीक है, तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर। अगर आप इसे मीटर में करना चाहते हो तो 10 की पावर -9 आ जाएगा। बट मैं तो इसको एंगस्ट्रॉम में बदलना चाहता हूं। क्या करूं? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो। ठीक, ये वाला 10 इसके साथ जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 3000, और ये वाला 10 इसके साथ जोड़ दो, 10 की पावर -10। आप लोगों ने पढ़ा है ना, बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, -9 -1 -10। तो ये आ गया आपका 3000 एंगस्ट्रॉम। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो 12400, 3000 एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, फिर 3 3 3 चलता चला जाएगा। तो आपका आ जाएगा 4.1 अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया मैंने, 3 हटा दिया। अगर 3 हटा भी दोगे तो फर्क पड़ने वाला नहीं। वैसे राउंड ऑफ करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है? 5 वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, 5 से बड़ा नंबर होता है तो बढ़ा देते हैं, 5 से नीचे नंबर होता है तो कुछ नहीं करते हैं। और उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है इवन और ऑड का, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो मेरा इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी आ गई है 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेथड मैंने इसलिए ऑप्ट करा क्योंकि कैलकुलेशन मेरी जल्दी हो गई। अब आगे देखो, हमें तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने? इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, यही पढ़ा ना फॉर्मूला आप लोगों ने। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी दैट इज 4.1 माइनस वर्क फंक्शन दैट इज 3, कितना आ गया? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही लिखा? ठीक है, बट ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मुझे किस में चाहिए? मैंने आपको बोला था जूल्स में। ऐसा यूनिट में आंसर निकालेंगे आप लोग। तो 1.1 इंटू 1.6, 10 की पावर -19 जूल, ये आपका आंसर आ गया। सॉल्व कर लो इसे फटाफट से। 1.76 into 10 की पावर -19, 1.76 1.76 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स, आंसर आ गया। और एक तरीका क्या था, मैंने क्या बोला? इसको जूल्स में करो, वहां से एनर्जी जूल्स में निकालो। वो थोड़ा लंबा हो जाता और थोड़ी ट्रिकी कैलकुलेशन हो जाती। हमें तो पेपर के अंदर जल्दी से जल्दी सवालों को हल करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, और ऑन टाइम पेपर को खत्म करना है विद राइट आंसर्स।
आगे बढ़े। अब बढ़े आगे, लिखो अबव फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जो फॉर्मूला आपको लिखवाया, जो रब कर दिया मैंने, उसके बारे में बात हो रही है। अबव फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज एप्लीकेबल फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अबव फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज एप्लीकेबल फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी and sum of the emitted above formula of kinetic energy is applicable for maximum kinetic energy and sum of the emitted photoelectron sum मतलब एडिशन वाला सम नहीं, सम कुछ sum of the emitted photoelectron may have kinetic energy less than this value। दिस उसके लिए है, वो काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले के लिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जैसे आप लोगों ने यहां काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे कम हो सकती है, जीरो हो सकती है। भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं ना, आप मेटल सरफेस पे रेडिएशन को इंसिडेंट करा रहे हो, तो आपको पता है रेडिएशंस के पास क्या है, फोटॉन्स है, तो वहां से तो एक फोटॉन्स तो आ नहीं रही है। भाई रेडिएशन जब आप इंसिडेंट कराओगे, किसी लाइट को इंसिडेंट कराओगे, तो लाइट में तो बड़े सारे फोटॉन्स है ना, और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। तो जब वो लाइट मेटल सरफेस पर जाके स्ट्राइक करेगी, कहने का मतलब है कई सारे फोटॉन्स जाके मेटल सरफेस से स्ट्राइक करेंगे, तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपको अभी बताया एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो दिमाग में एक नया क्वेश्चन आ जाना चाहिए आपके कि सर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी? तो मैं कह नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी होगी, किसी की कम भी हो सकती है, किसी की जीरो भी हो सकती है। ठीक, तो यही पॉइंट आपको मैंने लिखवा दिया। तो एक जर्नल अगर आप लिखना चाहते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कैन बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब ये, और क्या हो सकती है, जीरो से ज्यादा हो सकती है, जीरो से बराबर भी हो सकती है ना, जीरो के बराबर भी हो सकती है, जीरो से ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है इससे कम हो सकती है और इसके बराबर हो सकती है। एक रिलेशन सा बना दिया। अब लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला फैक्टर लिखो इंटेंसिटी। हाँ जी, पहले दो फैक्टर्स पढ़ने हैं, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। दो फैक्टर्स पढ़ने हैं, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिख लो, इट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स falling per unit area. It is the number of photons falling per unit area in per unit time. It is the number of photons falling per unit area. It is the number of photons falling per unit area in per unit time. ठीक है जी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, यूनिट टाइम के अंदर यूनिट एरिया पे। यूनिट एरिया का मतलब ये होता है, अगर आप एरिया को मीटर में ले रहे हो तो यूनिट एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर आप डायमेंशन सेंटीमीटर में ले रहे हो तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम अगर आप मिनट में ले रहे हो तो यूनिट टाइम 1 मिनट। टाइम अगर आप सेकंड्स में ले रहे हो तो यूनिट टाइम 1 सेकंड। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यूनिट एरिया के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर कितने फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है ना। अब आप खुद सोचो, 1 2 3 ट्यूबलाइट्स अभी जल रही है यहाँ पे। अगर मैं सिर्फ एक ही ट्यूबलाइट ऑन करूँ तो इंटेंसिटी कम होगी। 2 ट्यूबलाइट्स ऑन कर दूंगा तो इंटेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगी। 3 ट्यूबलाइट्स ऑन कर दूंगा तो इंटेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि इंटेंसिटी बढ़ने से
जो नंबर ऑफ फोटोन्स हैं वो बढ़ रहे हैं। भाई आप जितनी ज़्यादा ट्यूब्स ऑन कर दोगे, ट्यूबलाइट सॉरी, उतनी ही ज़्यादा फोटोन्स इंसिडेंट करेंगे ना। तो इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो रहे हैं। और आपको पता है एक फोटोन्स कितने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है? एक ही को। तो जब फोटोन्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, तो करंट भी बढ़ जाएगा। बट काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपने सेम कलर की ट्यूबलाइट को ऑन कर रखा है। सेम कलर की लाइट है तो फ्रीक्वेंसी सेम है ना, फ्रीक्वेंसी सेम, तो जो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आप डिफरेंस निकालते हो वो भी सेम है ना। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, बट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, इवेंचुअली इट विल लीड टू इंक्रीज इन फोटो करंट। फोटो करंट भी बढ़ जाएगा। तो लिख लो आप इसके अंदर ब्राइटनेस का इंटेंसिटी है तो ब्राइटनेस का ब्राइटनेस भी काइंड ऑफ लाइट ही होती है, इंटेंसिटी ही बढ़ाते हो तभी लाइट बढ़ जाती है। हम करते हैं ना वो नाम नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला टाइप कुछ होता है और उस पर वाइट शीट लगी हुई होती है। आप फोटोग्राफर्स के पास कभी जाओ, फोटोग्राफर वाले रूम के अंदर कैमरा सेंटर में एक इधर लगा होता है, एक इधर लगा, अम्ब्रेला टाइप। तो वो लाइट वो क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हमारे चेहरे पर लाइट ज़्यादा पड़े। अब उससे कैसे लाइट ज़्यादा पड़ेगी? देखो, एक तो उसके अंदर भी लैंप लगे हुए होते हैं, दूसरा ये भी कॉन्सेप्ट होता है वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। तो इंटेंसिटी ब्राइटनेस सेम ही चीज़ हो रही है। इसमें लिख लो विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी, with increase in intensity photo current increases, with increase in intensity photo current increases। ठीक है ना, इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ साथ फोटो करंट भी आपका बढ़ जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर आप लोग प्लॉट बनाओ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इसी में इंटेंसिटी वाले फैक्टर के अंदर, अगर आप लोग प्लॉट बनाओ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, क्या आएगा बताना? इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आएगा? ठीक, कुछ तो होगी काइनेटिक एनर्जी। देखो, हम जीरो वाला कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे हैं, वरना जीरो वाला कॉन्सेप्ट लेंगे तो प्लॉट नहीं बना पाओगे आप लोग। हम एक आइडियल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि भाई सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तभी आप ये वाला बना पाओगे। अदरवाइज हर एक बारीक इंफॉर्मेशन को कंसीडर करो तो ये वाला प्लॉट तो बनने वाला ही नहीं है। ठीक है, बनाओ फटाफट से। ये पहला फैक्टर हो गया, डन। दूसरा फैक्टर है इंटेंसिटी, सॉरी फ्रीक्वेंसी। दूसरा फैक्टर है फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या सीखा है? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही सीखा है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन को आप बढ़ा दो, इस न्यू को बढ़ा दो, ये तो कांस्टेंट ही रहना है ना। मेटल आप नहीं बदल रहे, मेटल को आप चेंज नहीं कर रहे, फिक्स्ड मेटल है, मेटल को सेम रखना है। बस आपने इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना है, मतलब इसको बढ़ा देना है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी आप कैसे बढ़ाओगे? भाई इस लाइट की फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है ना, आप रेडिएशन को बदलो ना। जैसे आप विबग्योर पढ़ो, विबग्योर, ठीक है। आप अगर इधर जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ रही थी, कल ही सीखा था, है ना, और फ्रीक्वेंसी घट रही थी। तो सबसे पहले आपने क्या करा? येलो लाइट इंसिडेंट कराई, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ न्यू वन मान लिया आपने, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। अब आपने येलो की जगह आपने ब्लू लाइट को इंसिडेंट करा दिया, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो ये डिफरेंस, सॉरी ये वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ये वैल्यू बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। तो रेडिएशंस को बदलो आप, तो फ्रीक्वेंसी भी बदलेगी, फ्रीक्वेंसी ही बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगी। और मैं क्या कर रहा हूँ? फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ, यानी कि ऐसी रेडिएशन इंसिडेंट करवा रहा हूँ जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बट
इलेक्ट्रॉन आपके सेम ही रहेंगे, क्योंकि आप इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहे अब की बार। अब आपने लेट से एक ही ट्यूबलाइट जला रखी है येलो कलर की, बाद में आपने इसको बंद करी, ब्लू वाली जला दी, और हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस वाली ट्यूबलाइट से इस वाली ट्यूबलाइट से नंबर ऑफ फोटोन जितने भी इंसिडेंट हो रहे हो सेम हो रहे हैं। तो आप सिर्फ कलर बदल रहे हो, इंटेंसिटी नहीं बदल रहे। कलर बदलने से फ्रीक्वेंसी बदलेगी, फ्रीक्वेंसी बदलने से काइनेटिक एनर्जी भी बदल जाएगी। तो लिख लो, विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, with increase in frequency of the incident radiation, with increase in frequency of the incident radiation, kinetic energy of the ejected electron, kinetic energy of the ejected electron increases। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अब इसका प्लॉट अगर ड्रॉ करो आप लोग, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ड्रॉ करेंगे। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बताओ? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट ड्रॉ करेंगे, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? यहां से रॉन्ग। अगर आप यहां से ले जाओगे तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई। थोड़ा यहां से लेके जाएंगे भाई, आपको कम से कम थ्रेशोल्ड तो सप्लाई करनी पड़ेगी। जीरो करने का मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जीरो कर दी, मतलब मेटल का कोई वर्क फंक्शन ही नहीं है। तो यहां से सप्लाई करेंगे, यहां से आपका इंक्रीज करेगा, और ये वाला पॉइंट आपका न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो आप इंसिडेंट रेडिएशन सप्लाई कर रहे हो कम से कम उसके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, नहीं तो उससे ज्यादा। तो ये वाला प्लॉट आपका बनेगा। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास कर रही है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। आप थे नहीं क्या उस दिन? नहीं थे नहीं थे शायद, आप थे नहीं ना, बुखार हो रहा था महंगा वाला। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। अच्छा हाँ, एक पॉइंट पहले भी आया था, दिमाग से निकल गया था, फिर से आ गया है। आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तभी एक्सप्लेन कर पाते जब आप लाइट के पार्टिकल नेचर को कंसिडर करते। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज नोन एज फोटोन, और आपको सिखाया एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होता पार्टिकल वाला, तभी तो इसको एक्सप्लेन कर पाते। अगर वेव के नेचर पे बात करते तो इसको एक्सप्लेन हम नहीं कर पाते। तब हमने कंक्लूड कर लिया कि लाइट के भैया जी दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब आप हेडिंग डालो, बोहर मॉडल ऑफ एटम। पानी नहीं है, पढ़ो बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम 9th में आप लोगों ने बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था, वही सेम ही है, थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, तो 2-4 पॉइंट्स मैंने सुन लो, फिर लिखवाता हूं। इसी मंथ ये वाला चैप्टर भी निपटाना है, और इसी मंथ क्लासिफिकेशन भी निपटाना है, और इसी मंथ तीसरा चैप्टर भी स्टार्ट करना है। तो इसका अगला तो छोटा है ना, इसका अगला छोटा है, ये बड़ा है, बड़ा है और इम्पोर्टेंट है ये। अगर आपने इस चैप्टर को खराब कर दिया ना, तो केमिकल बॉन्डिंग आपका टाटा बाय बाय हो जाएगा। अगर आप इस चैप्टर को खराब कर देते तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्पेशली, तो थर्ड चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला ठीक से, केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझ में आने वाला ठीक से, ऑर्गेनिक में भी दिक्कत आएगी। 3 से 4 भाई कहाँ जा रहे हो? हैं दरियागंज? एरा हरियाणा, आ जाना वापस। ओ भाई अब पढ़ाना तो है ही। अरे सर तो वीडियो अपलोड करते हैं, बैठ के देख लियो। आजकल लेट वीडियोस अपलोड हो रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। सेकंड लेक्चर आया, मैं आज कर दूंगा, सारी कर दूंगा। कल तो सेकंड लेक्चर ही आया। सब रेडी है, अपलोडेड है, प्रोसेस्ड है, बस थंबनेल बना के डिस्क्रिप्शन लिख के डालना है बस। 10 मिनट एक वीडियो पे 10 मिनट। अरे जब तक तू जाएगा तब तक अपलोड कर। चलो इधर देखो, बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ लो, एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। सर वो तो पढ़ा ही दो। बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या बोलता है? एटम 2D मॉडल है बेसिकली,
मैं आपको एक बात बता दूं, बोहर मॉडल ऑफ एटम सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, एक होता है। एक बोला है इसने 2 बोला है ना। सर, एक बोला है। एनीवेज, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो हाइड्रोजन जैसा बन जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये देख लेते हैं। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 निकाल दो, हाइड्रोजन जैसा हो गया। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 निकाल दो, हाइड्रोजन जैसा हो गया। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है। और बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या बोलता है? एटम आपका 2 डायमेंशनल है। एक्चुअली में एटम आपका 3D होता है, बट अभी तक क्या कॉन्सेप्ट है? एटम इज 2D। एटम इज बेसिकली अ 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है जी, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इन सर्कुलर पाथ को आप लोग क्या बोलोगे? एनर्जी लेवल्स। ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। टू बी प्रिसाइज, ये स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स होते हैं। स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या होता है? इनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है, नहीं बदलती, इसलिए स्टेशनरी है। स्टेशनरी का ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ही स्टेशनरी है। इलेक्ट्रॉन तो इन सर्कुलर ऑर्बिट में, इन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, बट इन ऑर्बिट्स को, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स या स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी का क्या मतलब है? कि इनकी एनर्जी कांस्टेंट है। इसकी एक अपनी एनर्जी है, इसकी एक अपनी एनर्जी है, इसकी एक अपनी एनर्जी है, जो हम सीखेंगे कैलकुलेट करना। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस होता है, ये आपको पता ही है। सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस होता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पार्ट। पढ़ा था ना, पढ़ा था ना, ठीक है। और न्यूक्लियस को छोड़ के जो बचा, एटम के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ के जो बचा, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर, उसे क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब सुनो, अगर आप इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल बोलते हो, अगर आप इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल बोलते हो, तो इनको आप नंबर से डेजिग्नेट करोगे। जो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के सबसे पास होगा उसको 1 बोलोगे, उसके बाद वाले को 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। एक एटम के अंदर इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स होते हैं। अगर आप इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को शेल्स बोल देते हो, एनर्जी शेल्स, तो इनको आप किससे डेजिग्नेट करोगे? K से, L, M, N, O, P, Q अप टू Z। फिर Z के बाद क्या करोगे आप लोग? ABCD नहीं यूज करते, क्योंकि ABCD कहीं और यूज हो चुके हैं, इसलिए नहीं यूज करते यहां पे। ठीक है, तो Z के बाद आएगा Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन। तो मैंने बोला तो एक एटम के अंदर इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स होते हैं। अभी तक तो 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो रखी है ना, उससे बाद की तो अभी तक नहीं मिले। कल को मिलेंगे तो देखो पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, कुछ तो बदलाव होगा, कहीं तो उसको एकोमोडेट करना पड़ेगा ना। पहले उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी वाइज वो कहाँ पे एकोमोडेट होगी, वो सब बात की बात है। पहले एलिमेंट तो मिले, चर्चा तो तब शुरू होगी उसके ऊपर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? ठीक है, आइए सुनो आप भाई। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एंगुलर मोमेंटम होता है, और वो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। ये जो एंगुलर मोमेंटम है, पता होगा ना, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो लीनियर मोमेंटम, ऐसे घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा।
तो इन सभी टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम होगा आपके हिसाब से सेम होगा या अलग होगा? अलग होगा। फॉर्मूला देखो ना, MVR, MVR इज एंगुलर मोमेंटम, MVR इज एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? NH अपॉन 2 पाई। H इज प्लैंक कांस्टेंट, 2 और पाई तो पता ही है, N क्या है? नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो पहले वाले ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम अलग, दैट इज H अपॉन 2 पाई। दूसरे वाले का क्या होगा? 2H अपॉन 2 पाई। तीसरे वाले का क्या होगा? 3H अपॉन 2 पाई एंड सो ऑन। तो क्या इधर क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है? जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ रही है वो कोई रैंडम वैल्यू नहीं आ रही है ना, H अपॉन 2 पाई के मल्टीपल्स में आ रही है ना। तो कहने का मतलब है जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। ठीक, और सुनो आप, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते चले जाओगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल्स की एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इस वाले लेवल की एनर्जी कम होगी, इसकी ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, ऐसे करते करते एनर्जी इंक्रीज होते चले जाएगी। तो फिर एक टाइम पे एनर्जी इंफिनिटी हो सकती है। हाँ, इन्फिनिटी हो सकता है, पॉसिबल है। पॉसिबल है, क्यों नहीं है? अभी तो इन्फिनिटी मतलब कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है, बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ ना। ठीक है जी, लिखो, आफ्टर द फेलियर ऑफ, 3 पॉइंट लिख लो, फिर फ्री कर दूंगा। बोर मॉडल पे पहुंच गए हैं हम। बोर मॉडल अकेला एक बड़ा टॉपिक है, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, फिर चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, मे बी अब आने वाली क्लासेस के अंदर टाइम में और बढ़ा दूं। आफ्टर द फेलियर ऑफ, मम्मी क्या बोलती है? देखो, मेहनत करोगे, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी जगह एडमिशन होगा, डिग्रीज अच्छी होगी, इवेंचुअली पैसा अच्छा होगा। सारी कहानी ना यहाँ है, सारी कहानी फैक्ट है भाई, फैक्ट है, सारी कहानी यहाँ है। ज़्यादातर लोग पैशन के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, पैसे के लिए पढ़ते हैं। जब क्लास खत्म हो जाएगी ना फिर बताऊंगा मैं आपको। लिखो, आफ्टर द फेलियर ऑफ, यार मनी कैन बाय हैप्पीनेस, कुछ 1-2 पॉइंट्स को छोड़कर। आफ्टर द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर गेव अ न्यू मॉडल। बोहर का नाम है नील बोहर, पूरा नाम। आफ्टर द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, नील बोहर, नील की स्पेलिंग है NEIL, NEIL। आफ्टर द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, नील बोहर gave a new model known as Bohr's model of atom, which is based upon classical law of physics, in quantum mechanics, नेक्स्ट लाइन से लिखो, मेन postulates, POSTULATES, मेन postulates of Bohr model of atom, पहला पॉइंट लिखो, atom contains two parts, nuclear part and extranuclear part. Atom contains two parts, nuclear parts and extranuclear part. Nuclear part and extranuclear part. इसी में लिखना है आपने, nuclear part means nucleus. Nuclear part means nucleus and it is present
at the center of the atom, and it is present at the center of the atom. Sum of root square मतलब x equals to x square plus y square मतलब y is equal to And the part of the atom excluding the nucleus, and the part of the atom excluding the nucleus, and the part of the atom excluding the nucleus is known as extranuclear part, and the part of the atom excluding the nucleus is known as extranuclear part. Where electron revolves, where electron revolves, where electron revolves in a closed circular orbit, in a closed circular orbit or shell. Where electron revolves in a closed सर्कुलर ऑर्बिट और शेल. ये पहला पॉइंट डन हो गया. इसमें एक और लाइन है, लिख लो. है भाई अभी 4-5 पॉइंट लिखवाने हैं. जितना समझाया उतना तो लिखवा के फ्री करूंगा ना. These orbits are known as stationary orbits. These orbits are known as stationary orbits. These orbits are known as stationary orbits. ब्रैकेट में लिख लो that is orbit having fixed energy. These orbits are known as stationary orbits in bracket that is orbits having fixed energy. ये पहला पॉइंट डन हुआ. सेकंड पॉइंट लिखो. There are infinite stationary orbits. There are infinite stationary orbits available in an atom. There are infinite stationary orbits available in an atom. ये उतार लो. एनर्जी लेवल, तो लेवल्स अगर आप इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल बोलोगे तो 1, 2, 3 से डेजिग्नेट करोगे, और एनर्जी शेल्स बोलोगे तो K, L, M से डेजिग्नेट करोगे. ये और ये उतारना है. बस हिम्मत रखो. Third point. Out of these infinite available circular orbits, electron will revolve only in those circular orbits. Out of this infinite available circular orbits, electron will revolve only in those circular orbits. Electron will revolve only in those circular orbits in which their angular momentum is integral. In which their angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. Integral multiple of h upon 2 pi, and this is known as quantization, of angular momentum. And this is known as quantization of angular momentum. अब ये उतार लो.
क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और जो सामने लिखा है उसे उतार लो। m हो जाएगा आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेट करना सीखेंगे, h इज प्लैंक कांस्टेंट, h is Planck's constant, n can be 1, 2, 3 and so. बस हिम्मत रखो थोड़ा और, 3-4 पॉइंट्स और है। तीन की बात हुई थी सर, 3-4 और सर ये सबूत है। ये मेरे पास रहेगा, कैसे यूज़ करोगे इसको मेरे खिलाफ, इसे कैसे यूज़ करोगे मेरे खिलाफ, लॉक हो जाएगा, ले जाना, कर लेना हैक, मान जाऊंगा, कर लेना हैक इसे। सर अपलोड तो करोगे ना, उसके अंदर तो बोला है भाई आप एडिट करते हो आप। ये कर दिए वाला एडिट कर दो, बढ़िया। आगे लिखो, 4th पॉइंट लिखो, 3 हो गए ना, 4th पॉइंट लिखो। एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड, energy of each stationary orbit is fixed, and as the distance of the electron increases, and as the distance of electron increases from the nucleus, and as the distance of electron increases from the nucleus, its energy also increases. Its energy also increases. Its energy also increases. तो अगर मैं E K की एनर्जी लूँ तो सबसे कम होगी, फिर के एल एम एन, सही है। That's all for today. That's all for today, and for more chemistry related videos and chemistry related content, subscribe my channel. Thank you.